Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you sentence improvement asked in बैंक एग्जामिनेशंस। यदि आप 2024 में आने वाले बैंक पीओ और क्लर्क, आईबीपीएस, आरआरबी की परीक्षाओं में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करें। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में आपको सर्टेन वर्ड्स, फ्रेजेज या क्लाउजेज अंडरलाइन मिलेंगे, बोल्ड में मिलेंगे। हर सेंटेंस के लिए 3 सुझाव दिए जाएंगे, 1, 2, 3 रोमन में, और उनमें से कौन सा नंबर या कौन से नंबर इम्प्रूवमेंट के होंगे उनके लिए 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, A, B, C, D, E। यदि किसी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तो आपका आंसर नंबर E होगा, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। आपका इम्प्रूवमेंट पार्ट हो सकता है सेंटेंस आंसर नंबर 1 हो, आंसर नंबर 2 हो, 3 हो, तीनों हो, 2 हो, 1 हो या कोई भी नहीं हो। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरी ओपन हाउस वी हेल्ड सिंस 2013 reaffirmed our belief that there is a need for human intervention to retain its trust and credibility over the age of। अंडरलाइन पार्ट आपका है टू रिटेन इट्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ओवर द एज ऑफ। याद रखें, आपका सेंटेंस है एवरी ओपन हाउस वी हेल्ड सिंस 2013 रीअफर्म्ड आवर बिलीफ दैट देयर इज ए नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। उसके बाद क्या करने के लिए, किस लिए का सवाल उठ रहा है। याद रखें, जब भी वाई का सवाल उठे, व्हाट का सवाल उठे और उसका आंसर यदि वर्ब से शुरू होता हो तो वो हमेशा इन्फिनिटिव होगा, यानी टू रिटेन आपका करेक्ट है। इट्स यहाँ पजेसिव की आवश्यकता नहीं है, अतः ये पजेसिव आपका सुपरफ्लुअस जा रहा है। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ओवर द एज, पूरे एज में नहीं बल्कि पॉइंट कर रहा है इस एज में, यानी आपका ओवर और ये द में सुधार की आवश्यकता है, यानी होना चाहिए ओवर की जगह इन पर्टिकुलर दिस पॉइंटेड इन दिस एज ऑफ। अब देखिए, टू रिटेन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, टू रिटेन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन दिस एज ऑफ किस आंसर नंबर में आता है। तो 1 में है आपका टू रिटेन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन दिस एज ऑफ, ये बिल्कुल सही है। 2 है टू रिटेनिंग, यहाँ इन्फिनिटिव वर्ब होना चाहिए, तो रिटेनिंग जीरन हो जा रहा है, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया। नंबर 3 है फॉर रिटेंशन ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन दिस एज ऑफ, यहाँ एक लैकुना, एक कमी है। फॉर के बाद द आना चाहिए था, होना चाहिए था फॉर द रिटेंशन ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन दिस एज ऑफ। सो नंबर 3 भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। अब आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें, कहाँ हमें नंबर 1 केवल ओनली 1 इज करेक्ट मिलता है। तो ए में है ओनली 1 इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही आंसर है, इसको मार्क कर लें। 1 के अलावा और कोई भी करेक्ट नहीं है, यानी आपका बी एलिमिनेटेड हो गया, सी भी एलिमिनेटेड है, डी भी एलिमिनेटेड हुआ, और आंसर नंबर ई, चूंकि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है अतः ये भी एलिमिनेट कर दें आप। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्ट। Every open house we held since 2013 reaffirmed our belief that there is a need for human intervention to retain trust and credibility in this age of anonymous communication। Question number 2 देखें, how it is possible for, underline part, how it is possible for a multi-edition newspaper to produce completely different newspapers for various cities। The sentence is interrogative। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब गलत जा रहा है, इसमें
इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, यानी यहाँ इज इट की ज़रूरत है। तो एक आंसर तो आपका होना चाहिए हाउ इज इट पॉसिबल। दूसरा, बिना WH वर्ड हाउ के भी हम काम चला सकते हैं, इज इट पॉसिबल, यानी दो आंसर्स, दो इम्प्रूवमेंट इसमें संभव है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एंड इज इट पॉसिबल फॉर। देखते हैं आंसर को पहले एग्जामिन करें। तो आपका 1 है इज इट पॉसिबल, आपका आंसर नंबर 1 है इज इट पॉसिबल फॉर, यानी ये करेक्ट जा रहा है। आंसर नंबर 2 है डज इट पॉसिबल, नो डज इट पॉसिबल टू, फॉर के जगह यहाँ टू है, ये गलत है। डज यहाँ नहीं संभव है, क्योंकि पॉसिबल एक एडजेक्टिव है और डज के साथ मेन वर्ब नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है, यानी ये एलिमिनेटेड हो गया। थर्ड है आपका हाउ इज इट पॉसिबल फॉर, ये भी आपका करेक्ट है, यानी आपका दो इंप्रूवमेंट संभव है, एक आंसर नंबर 1 और दूसरा आंसर नंबर 3। यानी देखिए बोथ 1 एंड 3 कहाँ मिलता है। ऑप्शंस के एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए है ओनली 1 इज करेक्ट, नो 1 के अलावा आपका 3 भी करेक्ट जा रहा है। ओनली 2 इज करेक्ट, नो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सी ओनली 3 इज करेक्ट, ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। डी बोथ 1 एंड 3, यस 1 एंड 3, बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट, आंसर नंबर डी। और चूंकि करेक्शन की जरूरत है अतः आंसर नंबर ई भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर इज बोथ 1 एंड 3। आपका सही सेंटेंस होना चाहिए था 1, इज इट पॉसिबल फॉर ए मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर टू प्रोड्यूस कंप्लीटली डिफरेंट न्यूज़पेपर्स फॉर वेरियस सिटीज, और हाउ इज इट पॉसिबल फॉर ए मल्टी एडिशन न्यूज़पेपर टू प्रोड्यूस कंप्लीटली डिफरेंट न्यूज़पेपर्स फॉर वेरियस सिटीज। नाउ कम to question number 3. It is a process where continuity and change are in consonance with each other, where the introduction of a new segment does not subsume the importance of the existing segments. The underlined part is are in consonance with each other. आइए एग्जामिन करें। इट इज़ ए प्रोसेस वेयर क्लाउज का सब्जेक्ट देखें, कंटिन्यूटी 1, चेंज 2, कनेक्टेड विथ द कंजंक्शन एंड, यानी आपका वेयर क्लाउज का सब्जेक्ट कंटिन्यूटी एंड चेंज मिलकर प्लूरल हो गया, तो आर आपका करेक्ट है। इन कॉन्सोनेंस विथ इज द राइट फ्रेज, मीन्स इन एग्रीमेंट विथ ईच अदर, चूंकि यहाँ टू थिंग्स हैं, कंटिन्यूटी एंड चेंज, तो दो के लिए फॉर द टू पर्सन्स और थिंग्स द रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर इज करेक्ट, यानी किसी भी वर्ड में अंडरलाइन पार्ट के किसी भी हिस्से में किसी करेक्शन की आवश्यकता नहीं है, यानी आपका सही आंसर होगा नंबर ई, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। अब एग्जामिन करें आंसर्स 1, 2 एंड 3 को, तो 2 सब्जेक्ट्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इज आपका रॉन्ग जा रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। आर करेक्ट है, बट इन कॉन्सोनेंट आपका नाउन कॉन्सोनेंट एक अलग अर्थ रखता है, कॉन्सोनेंस और कॉन्सोनेंट में डिफरेंट है, तो नाउन आपका गलत जा रहा है, ये रॉन्ग जा रहा है। टू वन अनदर, टू प्रीपोजिशन की भी गलती है। वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए लागू होता है, सो आपका आंसर नंबर 2 भी एलिमिनेटेड है। 3 है इज, फिर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इज गलत है। इन कॉन्सोनेंस एट प्रीपोजिशन भी रॉन्ग है, ईच अदर आपका करेक्ट है, यानी किसी भी इंप्रूवमेंट को हम यहाँ शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अंडरलाइन पार्ट इज एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट। सो राइट आंसर आपका नंबर ई हुआ, इसे मार्क कर लें। ए, बी, सी एंड डी आर thus eliminated. Now is the turn of the next question, that is question number 4. With cyberspace giving an opportunity to many to express themselves, the question that remains unanswered is whether their voices are heard. The underlined part
इज विथ साइबर स्पेस गिविंग। यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग किया गया है। एन अपॉर्चुनिटी टू मैनी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, द क्वेश्चन दैट रिमेन्स अनआंसर्ड। सेकंड क्लाउज आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्लाउज है, और फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में एक अपोजिशन है, यानी कंट्रास्ट का अर्थ आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट को भी आपका क्लाउज होना चाहिए था, न कि एक फ्रेज। क्लाउज होने के लिए कंजंक्शन की आवश्यकता है, जबकि विद आपका एक प्रीपोजिशन है। आइए देखते हैं कंट्रास्ट वाले आंसर या आंसर्स किस में मिलते हैं। 1, 2, 3 में से कोई एक या 2, 3 तो आंसर में आता नहीं है। तो आइए नंबर ए एज कारण बताता है, अतः ये आंसर तो फ्रॉम द बिगिनिंग ही एलिमिनेटेड हो गया। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। हमें कंजंक्शन की जरूरत है, कंट्रास्ट शोइंग कंजंक्शन की। आंसर नंबर 2 में आपका वाइल, ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। वाइल साइबर स्पेस में हैव गिवन, ये करेक्ट है। नंबर 3 अल्दो, ये भी कंजंक्शन आपका बिल्कुल सही जा रहा है, कंट्रास्ट एक्सप्रेस करता है। अल्दो साइबर स्पेस हैज गिवन, सो आंसर नंबर 2 एंड 3 आर करेक्ट। अब देखते हैं किस ऑप्शन में हमें ये प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 इज करेक्ट। नो, आपके पास 2 आंसर्स आ रहे हैं, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज करेक्ट। नो, ए एंड बी आर इजिली एलिमिनेटेड। Number C, both 1 and 3, 1 is not correct, 3 is correct, so this is also eliminated. Number D, both 2 and 3, yes, 2 and 3 are correct, your answer will be number D, mark it as your answer. चूंकि करेक्शन की आवश्यकता है तो आपका ऑप्शन नंबर ई भी इजिली एलिमिनेटेड हो गया। सो आपको विद के जगह कंजंक्शन आइदर वाइल और अल्दो डालना होगा, एंड गिविंग को वर्ब फॉर्म में लाना होगा पार्टिसिपल से हट करके। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा वाइल साइबर स्पेस में हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी, और नंबर 3 को लेते हैं अल्दो साइबर स्पेस हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेनी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, द क्वेश्चन दैट रिमेन्स अनआंसर्ड इज वेदर देयर वॉइसेस आर हर्ड। बड़ी आसानी से आप इम्प्रूवमेंट के सवालों को हल कर सकते हैं। आप ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाए, अर्थात आपके पास ग्रामर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।